अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स एंड इमेजेस ऑल टैग्स। मैंने स्टार्ट किया है आर्टिकल सबमिशन से क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो ज़ाहिर बात है चीज़ें खुद भी करनी पड़ेंगी और कोई क्लाइंट भी अगर आपसे डिमांड करता है किसी के लिए भी परफॉर्म कर रहे हो तो ये काम आपको करना आना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि जब एसईओ के लिए कोई साइट आए उसके ऊपर चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और आप उनके साथ काम करके फ्री हो जाओ, आपको ये सब कुछ खुद से भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको स्क्रैच से सब चीज़ें बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल पब्लिश करना देखा। अब उसमें मैंने आपको यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन, परमालिंक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हेडर्स ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में बताया। अब इस वीडियो में हम लोग उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे। फिलहाल मैं वो काम कर रहा हूँ जो आपका हर आर्टिकल के साथ, हर पेज के साथ परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। जो भी आप नया कंटेंट पब्लिश करोगे, उसके साथ आपको ये चीज़ें परफ़ॉर्म करनी पड़ती हैं। इसमें सिर्फ़ परमालिंक वाला एक साइट वाइड फैक्टर था, जो पूरी साइट पे इकट्ठा अप्लाई होता है। वरना बाकी चीज़ें वो थी जो आपके हर कंटेंट पे, हर आर्टिकल, पेज, पोस्ट पे अलग-अलग आपको परफ़ॉर्म करना पड़ता है। उसी तरह से इंटरनल, एक्सटर्नल लिंक्स और इमेजेस ऑल टैग्स हैं। ये क्या चीज़ हैं? इमेजेस ऑल टैग, इमेजेस ऑल टेक्स्ट, ऑल एट्रीब्यूट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गो बैक टू द आर्टिकल। ये आपके पास आर्टिकल है, जहाँ मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आर्टिकल पब्लिश हो गया, टाइटल, लिंक हमने कर दिया, परमालिंक भी कर दिया। अब आर्टिकल के अंदर मीडिया भी तो होता है, इमेजेस होंगे, कोई वीडियो हो सकती है, तो सपोज़ इमेजेस आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे सवात वैली जो है, अगर इसका इमेज ऐड करना है और एक मुझे मेन इमेज भी ऐड करना पड़ेगा, जो मेरे आर्टिकल में मतलब मेन शो हो रहा होगा। जिस तरह से अगर ये एक वेबसाइट है और इसके मैं ट्रैवल में जाता हूँ और या ब्लॉग सेक्शन में मैं जाता हूँ और उसको ओपन करता हूँ, तब देखेंगे यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का क्विक व्यू शो हो रहा होगा, जहाँ पे उसका इमेज और कुछ टेक्स्ट लिखा होगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं क्लिक करके उस पूरे आर्टिकल को ओपन कर लूँगा। ये देखें, ये आपके पास एक आर्टिकल है, इसका टाइटल और इसका थोड़ी-सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। और साथ उसका इमेज लगा हुआ है और अगर मुझे इस आर्टिकल को फर्दर रीड करना है, तो मुझे इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना पड़ेगा और मैं इसको फर्दर पूरे आर्टिकल को पढ़ सकता हूँ। इस तरह से ये जो आपके पास बाकी आर्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, इनके भी देखें एक शॉर्ट इमेज नज़र आ रहा है आपको। इसका भी एक आपको छोटा-सा इमेज नज़र आ रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपने इसको पढ़ना है तो क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये जो इमेज नज़र आ रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। जो आर्टिकल का मेन इमेज होता है, जो उसका मेन फेस होता है। ठीक है? तो हम लोग फेस ये वाला ऐड करना भी सीखते हैं और इसके अलावा विद इन द आर्टिकल और इमेजेस भी होते हैं, मल्टीपल इमेजेस होते हैं, वो भी ऐड करना देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह कैसे होती है। तो सबसे पहले तो इमेज ऐड करना। तो यहाँ पे अगर मैं ये परमालिंक वाला बंद कर देता हूँ और सो यहाँ पे अगर मैं वापस अपने आर्टिकल में आता हूँ और मैं सबसे पहले फीचर्ड इमेज की बात करूँ, जो मेन इमेज है, जिस तरह से ये इमेजेस शो हो रहे हैं, तो उसके लिए आप कहाँ से वो इमेज ऐड करते हो, ये आपका आर्टिकल है। इसमें आप अगर अपने राइट साइड बार पे देखो, तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो ये आपके पास सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, फीचर्ड इमेज के नीचे। यहाँ पे आप अपना फीचर्ड इमेज सेट करते हो, जो आपका इस तरह का अपीयर होगा। इस तरह का। तो उसके लिए अब आपको इमेज चाहिए। तो इमेज आप अगर कोई स्टॉक फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं फिर तो फ़ाइन है। क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है फिर भी फ़ाइन है। आपने अपनी स्टॉक फ़ोटोज़ अरेंज की हैं फिर भी फ़ाइन है। अपनी बनाई हुई हैं फिर भी फ़ाइन है। लेकिन अगर आपको वेब पे चाहिए तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं? क्योंकि वो कॉपीराइट्स भी आ सकते हैं उसके ऊपर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको गूगल से इमेज चाहिए, मैं गूगल से इमेज लेने का भी वे बता देता हूँ। फ्लिकर से लेने का भी बता देता हूँ। रॉयल्टी फ्री इमेजेस वैसे जो वेब से अवेलेबल होते हैं उनका भी बता देता हूँ। क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि वो इमेज लें जिस पे कल को आपको क्लेम ना आए। सो यहाँ पे अगर मेरा जो मेन कीवर्ड है प्लेसेस टू विज़िट ट्रैवल इन पाकिस्तान, इसको मैं कॉपी करूँ और गूगल पे आके पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो आपके सामने ये आपके नॉर्मल रिज़ल्ट्स आ गए और फिर आपके पास ऑल के साथ ये इमेजेस का सेक्शन आ रहा है। आप इमेजेस पे क्लिक करें, तो आपके पास इसके रिलेटेड इमेजेस आ जाएँगे। ये कई इमेजेस हैं जो आपके प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान के बारे में हैं और ये डिफरेंट साइट्स से आ रही हैं, देखें। हर इमेज किसी न किसी साइट से आ रहा है, डायरेक्टली गूगल इमेजेस के अंदर इमेज अपलोड नहीं होता, वो किसी न किसी साइट के थ्रू आ रहा होता है। तो किसी न किसी साइट पे ये इमेज यूज़ हो। अब इनमें से मैं कोई सी इमेज उठा लूँ और उसको यूज़ कर लूँ, तो कल को वो क्लेम भी तो कर सकता है कि भाई मेरा इमेज है, मेरे कॉपीराइट्स थे और इसने यूज़ कर ली है। तो इमेज कैसे यूज़ करना है अगर गूगल से लेना हो तो? आपके पास यहीं पे ये सेटिंग्स और टूल्स के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक मैंने ये टाइप किया, ऑल के साथ इमेजेस में आया और इसी के बिल्कुल सामने ये सेटिंग्स और टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो टूल्स का ऑप्शन है इस पे करना है क्लिक। टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, कलर का ऑप्शन आ रहा है, टाइप आ रहा है, टाइम आ रहा है और यूसेज राइट्स का ऑप्शन आ रहा है।
ये जो यूजेज राइट्स है ना, आपने इस ऑप्शन में करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। तो अगर आप यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो इमेजेस आ जाएंगे जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं आएगा और आपके पास ये अवेलेबल टू रीयूज है। तो अवेलेबल आपके पास है तो यहाँ पे देख लें, ये मल्टीपल इमेजेस हैं। आप यहाँ पे जो आपको इमेज अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे ये इमेज यूज़ करना है, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा। ये विकीमीडिया के ऊपर लिंक, विकीमीडिया पे ये वाला इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव एज़ करता हूँ और मेरे पास ये सेव हो जाएगा। अब सेव करते हुए देखें, पाकिस्तान अ, मोनूमेंट बाय h.s.jpg है। हमेशा पहले चलें सेव कर लेते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में इसको सेव करता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गया। अब इसको मैं यहाँ से क्लिक करके शो इन फ़ोल्डर करता हूँ, मेरे पास फ़ोल्डर में ये शो हो जाएगा। अब इमेज को अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमेज कर रहे हो, तो हमेशा, हमेशा, हमेशा इमेज को प्रॉपर्ली रीनेम करना है। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपका इमेज भी इन इमेजेस की सर्चेज़ में आए, तो आपने इमेज को प्रॉपर्ली रीनेम करना है। अब इमेज की एसईओ की बात आती है। अगर इमेज आप खुद अपलोड कर रहे हो, एक तो होता है ना पहले से किसी की वेबसाइट है, पहले से अपलोड हुए हुए हैं, वो अलग सिनेरियो है। एक ये है कि इमेज आप अपलोड कर रहे हो, तो इमेज अपलोड करने से पहले आपने 2 फैक्टर्स अपने माइंड में रखें। पहला फैक्टर एसईओ का है कि आपने इमेज को प्रॉपर्ली रीनेम करना है। कैमरा इमेज है 1.jpg, 2.jpg या 100D789, वो जो आईडीज़ के साथ कैमरा इमेजेस होते हैं, वैसे ही उठा के अपलोड नहीं कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज गूगल इमेज सर्चेज़ में आए और आपको वो एडवांटेज भी दे एसईओ वाइज़, तो आपने अपने इमेज को प्रॉपर्ली रीनेम करना है और रीनेम करते हुए अपना कीवर्ड उसमें एडजस्ट करना है। मीन्स के इस इमेज को, ये मेरा मेन इमेज है मेरे मेन आर्टिकल का। मेरे मेन आर्टिकल का टाइटल क्या है? ये आपके मेन आर्टिकल का टाइटल है 20 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2020। तो मैं कहता हूँ ये मेरा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इसके रिलेटेड आर्टिकल है ये। तो मैं कहता हूँ जी मेरा ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट ट्रैवल इन पाकिस्तान, इसके रिलेटेड मेरा ये इमेज है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इसको रीनेम करता हूँ इमेज। रीनेम, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। अब मेरा कीवर्ड है प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, तो वो भी इसके अंदर आ रहा है और साथ-साथ बेस्ट लग गया, मतलब एक फ्रेज़ है और फ्रेज़ के अंदर ही जो है ना मेरा वो की जो मेन कीवर्ड है वो भी यूज़ हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि कीवर्ड ही सिर्फ़ आपका नाम हो, जो भी आप फ्रेज़ यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपका कीवर्ड भी यूज़ हो तो वो बेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर दूँगा। अब ये स्टॉप वर्ड जो इन है वो मैं निकाल दूँगा, वो स्टॉप वर्ड क्या होते हैं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल पाकिस्तान या 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, ट्रैवल पाकिस्तान, ये आपके पास है। तो आप इस तरह से रीनेम करेंगे। अब रीनेम करते हुए जो गूगल का इमेजेस का एल्गोरिदम है, जिस तरह वो रीड करता है, वो डैश को इज़ इक्वल टू स्पेस रीड करता है। ये जो आपकी स्पेस यूज़ हुई है ना, बेस्ट के बाद स्पेस यूज़ हुई है, इसको वो रीड करता है परसेंटेज। तो अगर आप ऐसे ही रीनेम करके छोड़ देंगे ना, तो जब गूगल इसको रीड करेगा, गूगल रीड करेगा बेस्ट परसेंटेज प्लेसेस, परसेंटेज टू, परसेंटेज ट्रैवल, परसेंटेज पाकिस्तान। ठीक है? इस तरह से वो करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि गूगल इसको एज़ अ स्पेस ही कंसिडर करे, तो जिस तरह से परमालिंक में हम लोगों ने स्लग को डैश डैश फॉर्म में हमारा आता है स्लग, जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखें, स्लग हमारा था प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान डैश डैश के फॉर्मेट में, और इसको गूगल एज़ स्पेस कंसिडर करेगा। तो हम लोग भी यहाँ पे एज़ स्पेस, मतलब उसका फ्रेंडली फॉर्मेट ये है, तो हम लोग अगर उस गूगल को उसी की लैंग्वेज में चीज़ ट्रांसलेट करके देंगे तो उसके लिए ज़्यादा ईज़ होगा उसको अंडरस्टैंड करने में और अल्टीमेटली हम लोग भी रैंकिंग पे आ सकते हैं। तो आपने रीनेम करते हुए इमेज में जो स्पेसेस है ना उसको डैश के साथ रिप्लेस कर दिया करें। आपने रिप्लेस कर दिया करना है। ये अब आपका आ गया बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान और डैश डैश का फॉर्मेट है। तो इस तरह से प्रॉपर रीनेम करना है और कोशिश करनी है रीनेम करते हुए जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपका कीवर्ड भी एडजस्ट हो जाए। हर एक के अंदर कीवर्ड एडजस्ट ना हो। आपने 10 इमेजेस यूज़ किए हैं अपने आर्टिकल में, तो 10 के 10 के अंदर आपका कीवर्ड एडजस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, एक में कम से कम लाज़मी है। तो लेकिन रीनेम सबको करना है। कोई भी आपने 1.jpg इस स्टाइल में कोई भी अपलोड नहीं करना। तो ये आपने एक बात। दूसरी बात, इमेज को पीएनजी के अंदर अपलोड नहीं करना। पीएनजी इमेज का साइज़ हमेशा बड़ा होता है और पीएनजी इमेज आप सिर्फ़ तब करें जब आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। जैसे लोगो होता है वेबसाइट का, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है ताकि वो जहाँ भी लगाएँ सिर्फ़ लोगो नज़र आए, बैकग्राउंड नज़र ना आए। उसी जो पहले वाला बैकग्राउंड है उसके अंदर ही सिंक्रोनाइज़ हो जाए। ठीक है? तो आपको वहाँ पे पीएनजी यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए।
अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो फिर आप लोगों ने पीएनजी इमेज यूज़ नहीं करना, वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, तो फाइल साइज़ बड़ा होता है। आपने उसको जेपीईजी में कन्वर्ट कर देना है और फिर उसको यूज़ करना है। तो ये इमेज जेपीईजी में है और 110 केबी का ये इमेज है। मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मैं इसको पीएनजी में कन्वर्ट करूँ तो ये किस साइज़ में चला जाएगा। ये इमेज है, मैं इसको करता हूँ ओपन, आप पेंट में ओपन कर लें, कहीं भी ओपन कर लें और उसको सेव एज़ करें और इसको पीएनजी में कन्वर्ट करें। ये इमेज ओपन हो गया, मैं इसको फाइल में जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। आप सेव एज़ करेंगे विंडोज़ में तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करते हुए यहाँ पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पीएनजी एंड मैं इसको कर देता हूँ डाउनलोड्स में ही सेव। तो ये आपका सेम प्लेस पे सेव हुआ है। ये देखिए, ये आपका जेपीजी है, 110 केबी का इमेज है। ये आपका दूसरा इमेज है जो आपने अभी किया है पीएनजी में कन्वर्ट करके। पीएनजी इमेज 878 केबी, तो 110 केबी से 878 केबी पे बात पहुँच गई है। कितने 8 टाइम्स, बल्कि 8 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है वो बड़ा इमेज हो गया है। तो रीज़न क्या है? क्वालिटी इसकी भी वही है, उसकी भी वही है, मैं पीएनजी क्यों यूज़ करूँ? तो आपकी जो साइट की स्पीड है ना, उसके ऊपर इमेजेस बहुत ज़्यादा बुरी तरह अफ़ेक्ट करते हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल ना किया हो। सही है? तो यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ये केयर करनी है ताकि बाद में जब स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन की बारी आए, तो आपने पहले से ही अब खुद अगर आपके कंट्रोल में है, तो आप अच्छी मेजर्स लेके चले हुए हो, तो आपका अल्टीमेटली नेक्स्ट आगे जाके फ़ायदा होगा। सो मैं यहाँ पे अगर इसको इस इमेज को अपलोड करता हूँ, फीचर्ड इमेज में, सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स और यहाँ पे ये जो जेपीजी इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने तो अपलोड कर दी है। अपलोड करने से पहले एक और प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। एक तो मैंने पीएनजी से जेपीईजी में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, इमेज को अपलोड करने से पहले ना मज़ीद कंप्रेस कर लेना, उस लेवल तक कि वो कंप्रेस भी हो जाए लेकिन उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो। वो कैसे होता है? आप लोग डिफरेंट आपके कंप्रेशन टूल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको tinypng.com। आप tinypng.com पे आएँ और अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो जो इमेज आपका फाइनलाइज़ है, आप अपलोड होने वाला है, उसको अपलोड करने से पहले टाइनी पीएनजी में एक बार सिर्फ़ उसको अपलोड करके उसको कंप्रेस कर लें। वो कंप्रेशन उस लेवल तक करेगा कि आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो और उसके बाद फिर आप अपलोड करें तो ये जो 110 केबी है, ये इससे भी छोटा इमेज हो जाएगा। इसमें से 50-60 केबी पे चला जाएगा। तो ये केबीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आपकी इस वेबसाइट की स्पीड की बारी आती है। क्योंकि आपकी एक पेज के ऊपर कितने इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, वो सारी मिल के उस पेज का पूरा साइज़ बन रहा है। तो वो जितना लाइट होगा उतना जल्दी आप लोग जो है ना आपकी साइट ओपन हुआ करेगी, आपकी स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो ये टाइनी पीएनजी मैंने ओपन कर लिया। इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और अपलोड करेंगे, ये इमेज जेपीजी है, तो मैंने ओपन किया। 110.1 केबी का इमेज है, ये कंप्रेसिंग कर रहा है। जैसे ही अपलोड किया ऑटोमेटिकली कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये अभी मुझे मुझे कंप्रेस करके इसका एक साइज़ देगा जो इसमें मुझे 50%, 60%, 40% सेमिंग करके देगा और उसमें क्वालिटी भी आपकी इमेज की ख़राब नहीं हो, लेवल तक आपको कंप्रेशन करेगा। तो ये देखें 3% कंप्रेशन, ये मीन्स कि ऑलरेडी ये फुली कंप्रेस्ड है। जिस लेवल तक इसको होना चाहिए था है, समटाइम ये 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक भी आपको कंप्रेशन करके देगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, 3% सेव हुआ है, 10%, 20%, 30% जितना भी सेव हो आप उसको लेके आगे चलेंगे। ठीक है? उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए टिप है, ताकि आपकी स्पीड बेहतर रहे। तो जितनी भी आपको सेविंग मिले आपने वो लेनी है। तो ये आपको 10%, 20%, 30%, 40% जितनी भी सेविंग दे आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद इस इमेज को अपलोड करना है आप। तो अब हम जाके देख लेते हैं जो इमेज हम लोगों ने अपलोड किया था, वो कहाँ तक पहुँचा। ये इमेज आपका अपलोड हो चुका हुआ है। 800 बाय 530 पिक्सल इसकी आपकी डायमेंशंस हैं, तो आपने ये भी देख लेना है कि आपकी वेबसाइट के लिए मतलब आपकी आर्टिकल के लिए कौन-सी डायमेंशन ज़्यादा प्रॉपर काम कर रही हैं और किस डायमेंशन में आपके इमेजेस वगैरह होने चाहिए। इमेज उतने साइज़ का ही अपलोड करें, उतनी डायमेंशन का ही अपलोड करें जितनी रिक्वायर्ड है। बड़ा इमेज अपलोड करेंगे, साइज़ बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्पीड के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये इमेज अपलोड हो गया। अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये टाइटल जो है इसने वही पिक कर लिया जो मैंने इसका नाम रखा था। ऑल्ट टेक्स्ट इसका मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है? टिल डेट अभी तक गूगल के पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसी मैयर नहीं है कि वो आपके इमेज को रीड कर सके।
गूगल अभी तक आज की डेट तक आपकी इमेज को रीड नहीं कर सकता। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन अभी तक इमेज को रीड नहीं कर पाता गूगल। तो हमें अपने इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ता है। हमें गूगल को बताना पड़ता है कि व्हाट दिस इमेज इज़ ऑल अबाउट। उससे गूगल को पता भी चल जाता है कि इमेज है क्या, और इसका भी इफ़ेक्ट होता है आपकी जो इमेज रैंकिंग है, आपकी गूगल गूगल इमेजेस के अंदर रैंकिंग में। साथ-साथ इसका हमारे आर्टिकल की एसईओ के अंदर भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि गूगल जब किसी भी आर्टिकल को, किसी कंटेंट को देखता है, तो उसमें जो इमेज लगे होते हैं, उस इमेज का जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, उसको भी रीड करता है। और फिर अगर उसमें अगर आपने कोई रेलेवेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं या कीवर्ड की एडजस्टमेंट की हुई है, तो वो भी एक रेलेवेंसी आपके टॉपिक के साथ बन जाती है। सो हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे, जितने भी इमेजेस हमारे लगेंगे, सबका अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना ज़रूरी है। लेकिन हर एक के अंदर कीवर्ड होना ज़रूरी नहीं है। अब सवात वैली का है, तो मैं उसके अंदर जानबूझ के ऐड कर दूँ जी बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान सवात वैली, तो ऐसे नहीं। अब मेरा जो मेन इमेज है, ये फीचर्ड इमेज है जो मेन आर्टिकल के बारे में है, तो यहाँ पे तो मैं आराम से वो एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो सवात वैली का होगा, मैं सवात वैली लिख दूँगा। जो वहाँ पे फॉरेस्ट का था, ओशू फॉरेस्ट, मैं उस वहाँ पे ओशू फॉरेस्ट लिखूँगा। मैं वहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा कि इर्रेलेवेंट वर्ड्स वहाँ पे ऐड करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो मेन कीवर्ड है या जो मेरा मेन जो थीम है मेरे आर्टिकल का, मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो अगर वो है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, तो मैं लिख दूँगा जी 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान जी। ये इस बारे में इमेज लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा मेन फीचर्ड इमेज है इस आर्टिकल के बारे में। तो ये जो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ये आपका सिंपल होता है, इसमें कोई डैश वगैरह नहीं लगती। स्पेसेस के साथ नॉर्मल टेक्स्ट होता है ये। तो अब गूगल जब इसको देखेगा इमेज को, तो उसके बैकएंड पे ये जो आपने टेक्स्ट दिया है, इसको रीड करके उसको पता चलेगा कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। ठीक है? तो ये मैंने एक अपना यूज़ किया टाइटल, और इसके अंदर मेरा प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान जो है, मेरा जो मेन कीवर्ड है, वो भी इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर स्टॉप वर्ड आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो ना करें। ठीक है? वो करने के बाद आप सेट फीचर्ड इमेज, इस पे करेंगे क्लिक, और ये इमेज ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कैप्शन आ रहा है। कैप्शन क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक इमेज लगा हुआ है, 3 लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे लिखा होता है नीचे कैप्शन में छोटा-सा लिखा होता है ऑन द लेफ्ट, मतलब एक पर्सन स्टैंडिंग है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट टू हिम दूसरा है, वेरी नेक्स्ट टू हिम, या ऑन द राइट ये पर्सन है। तो उस तरह से कैप्शन में एक्सप्लेन किया होता है कि कौन बंदा कहाँ-कहाँ पे खड़ा हुआ है, ताकि लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो वो कैप्शन होती है जो इमेज के साथ नज़र आती है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट नज़र नहीं आता। ये बैकएंड चीज़ है। ये सिर्फ़ गूगल देखेगा, सर्च इंजन देखेगा, ये एक आम यूज़र को नज़र नहीं आएगा। ठीक है? तो जो आपका इमेज ऑल टैग है, ये बैकएंड, और जो कैप्शन है, जो फ्रंट पे आप दिखाना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन, इमेज के बारे में अगर आप उसकी अच्छी एसईओ इमेज की करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप उसकी इमेज के बारे में बता सकते हैं, और उसमें आपका ये कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, और कैप्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसमें एसईओ की वैल्यू नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसी इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए कैप्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये सब करने के बाद आपने सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना है। इमेज आपका यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाएगा। अब ये मेरी नज़र कैसे आना है इमेज मुझे? तो आर्टिकल पब्लिश करने से पहले आप किसी भी टाइम ये प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो अभी तक आपने आर्टिकल बनाया है, वो किस तरह का लुक क्या आ रही है। तो ताकि आप उसके अंदर एडजस्टमेंट्स कर सको, और उसको फिर आप प्रॉपर डिज़ाइन करके लाइव करो। तो मैं प्रीव्यू करूँगा, तो मेरा जो फीचर्ड इमेज है वो कैसा नज़र आना है, कहाँ नज़र आना है, मुझे वो बस आइडिया हो जाएगा। ये मेरा टाइटल है, और अभी कैटेगरी अनकैटेगराइज़्ड आ रहा है, मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई। ये इमेज है मेरा मेन। अब ये देखिए, इमेज मेरे थीम के अकॉर्डिंगली ये इमेज छोटा है। तो इस इमेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो मैं इसी हिसाब से इमेज अपलोड करूँगा। तो ये इमेज आ गया आपका, उसके बाद ये आपके नीचे जो बॉडी टेक्स्ट है वो आ रहा है, उसमें जो हेडर्स लगे हुए हैं वो सब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो ये अभी तक आपका प्रीव्यू है। अब इसके बाद मैं वापस जाता हूँ, तो हमने अभी-अभी बात की इमेज ऑल टैग की, जो आपके पास, अगर मैं प्रेज़ेंटेशन में वापस जाऊँ स्लाइड में, तो ये जो आपके इमेज ऑल टैग्स या टेक्स्ट की बात हो रही थी, अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया इमेज में ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गूगल अभी तक इमेज को रीड नहीं करता, तो उसमें हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना ज़रूरी है। और उसमें किसी एक इमेज में हम अपना मेन कीवर्ड भी एडजस्ट करते हैं, मतलब कीवर्ड ही सिर्फ आपका वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ना हो, आप कोई फ्रेज़ जो भी आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उसके अंदर बस कीवर्ड यूज़ हुआ हो। तो मैंने कर दिया, फीचर्ड इमेज में ज़्यादा वो ईज़ी था यूज़ करना, वो कर दिया। अब इसके अलावा इमेजेस और भी तो यूज़ हो सकते हैं, जैसे ये सवात वैली है, इसको यूज़ करना है, तो अब मैं सवात वैली को लेता हूँ। गूगल मैंने बता दिया किस तरह से आप ले सकते हैं। अब अगर मुझे गूगल के अलावा कहीं और से लेना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शन में से
एक ऑप्शन ये है कि आप गूगल पर जाएँ और एक फ्लिकर भी है साइट, वहाँ से भी लिया जा सकता है। और उसके अलावा अगर आप सर्च करें रॉयल्टी फ्री इमेजेस, ये आपने सर्च करना है। ये आपके पास रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो प्रोवाइड कर रही है साइट्स वो आ गई। ये पिक्सेल्स आ रही है, अनस्प्लैश आ रही है, डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे पिक्साबे आ रही है, जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी पे भी आएँ, यहाँ पे सवात वैली है, मैं सवात वैली पे लिख के क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ मैं, और सवात वैली के रिलेटेड अगर कोई इमेज यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं यूज़ कर लूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये सारे रॉयल्टी फ्री इमेजेस, ये डिफरेंट साइट्स आपके पास आई हैं। इस साइट पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ सवात वैली, ये आपके पास सवात वैली के रिलेटेड इमेजेस आ जाएँगे। ये देखें, इमेजेस आ रहे हैं। इनमें से कोई सा इमेज भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये इमेज यूज़ करना है, तो क्लिक करता हूँ। इमेज आपके सामने आ गया। अब इसमें ये देखें डाउनलोड फ्री, और यहाँ 7 ऑप्शन आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, किस साइज़ में आपको डाउनलोड करना है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे मीडियम साइज़ 9, जो अपना आपकी ब्लॉग है ना, जो आपका आर्टिकल, जो आपकी मेन वेबसाइट है, उसके लिए जो इमेजेस के साइज़ेज़ हैं ना, जो मतलब मेन आपके लैंडस्केप इमेज बड़े इमेजेस हैं, वो आप लोगों ने एक बार देख लेने हैं कि कौन-सा वाला बेस्ट वहाँ पे सूट कर रहा है, और फिर आपने वही फ़ॉलो करना है। ताकि ये ना हो कोई इमेज बड़ा नज़र आ रहा है, कोई छोटा नज़र आ रहा है। हाँ, और टेक्स्ट के लेफ्ट पे, राइट पे छोटे इमेज शो करवाने हो तो वो अलग बात, मैं आपको वो भी बता दूँगा। ये इमेज मैंने अपलोड की है, अब इसको मैं शो इन फ़ोल्डर कर रहा हूँ, तो ये फैसल अरशद अ, और अनस्प्लैश वगैरह ये लिखा हुआ आ रहा है। अब ये इमेज है स्वात वैली का, तो मैं सिंपल इसको भी रीनेम करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको रीनेम किया, ख़त्म किया स्वात वैली में अब मैं डैश करूँगा, ये हो गया। 451 केबी का इमेज है, और ये इमेज का जो डायमेंशन है 1920 बाय 883 है। मेरा नहीं ख्याल मुझे इतना बड़ा इमेज रिक्वायर्ड है। तो आप इस इमेज को रीसाइज़ भी कर सकते हैं एज़ पर योर साइट, और फिर अपलोड करें ताकि लोड कम पड़े। तो रीसाइज़ करना मेरे पेंट से भी हो सकता है, कहीं से भी रीसाइज़ किया जा। दूसरी चीज़, टाइनी पीएनजी पे आएँ, उसको अपलोड करें, उसका साइज़ कम करें और फिर अपलोड करें। तो मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा, बट मैंने एक करके दिखा दी आपको। अब आप लोगों ने इसको अडॉप्ट करना है, ये ज़रूरी है ये चीज़। मैं स्ट्रेट अवे अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, और सवात वैली का मुझे इमेज अपलोड करना है, तो सवात वैली के बाद मैं एंटर करता हूँ, सवात वैली के बिल्कुल नीचे इमेज आएगा, और उसके बाद उसका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो जिस प्लेस पे ऐड करना है, उस प्लेस पे क्लिक करें, और उसके बाद ये ऊपर आप देखें पैराग्राफ, जहाँ पे आप अपने हेडर्स असाइन करते रहे, इसके ऊपर ये ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया पे गया, ये मीडिया लाइब्रेरी में लेके आया, जहाँ पे पहले से जो अपलोडेड इमेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये इमेज मैंने जो अपलोड किया था, फीचर्ड इमेज, ये आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है। अगर मुझे न्यू इमेज करना है, तो मैं अपलोड फाइल्स पे जाऊँगा, सेलेक्ट फाइल्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये सवात वाली इमेज पड़ा है, इसको उठा के ओपन कर दूँगा। तो ये इमेज आपका यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा। अब इसका भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट मुझे देना है, लाइक सवात वैली, सिंपल ये भी दे सकता हूँ, जो इस इमेज को एक्सप्लेन करे। तो ये सवात वैली का इमेज है, तो सवात वैली के बारे में बता दूँगा। अगर मुझे पता है उस लोकेशन का एग्ज़ैक्ट, तो मैं सवात वैली और उस लोकेशन का वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सवात वैली यहाँ पे लिख देता हूँ। और कैप्शन में कुछ रिक्वायर्ड है तो दे सकते हैं, वरना आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू द पोस्ट करेंगे, और ये आपके पास ऐड होके आ गया। अब बहुत स्मॉल इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करें, और अब जो अगर ऑलरेडी अपलोडेड इमेज हो तो उसको एडिट कैसे करते हैं, आपको वो भी यहाँ बता रहा हूँ। और ये इमेज का साइज़ तो बहुत छोटा है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप इस इमेज पे आएँ, ये पेंसिल आइकन बना हुआ आ रहा है, तो ऑलरेडी अपलोडेड इमेज को भी ऐसे डील करते हैं। और साथ ये है कि अगर आपने सेंट्रलाइज़ करना है, तो आप ये अलाइन सेंटर कर दें, सेंटर में आ गया। ये जो एडिट करना है इसको, तो ये जो पेंसिल आइकन है, इस पे क्लिक करें, ये आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है। तो जो पहले अल्टरनेटिव टेक्स्ट था, वो ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ आता था अपलोड करते हुए, वो भी आपने देख लिया, और अगर इमेज ऑलरेडी अपलोडेड हो, तो उसको इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप ऐसे एडिट करते होते हैं, और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता होता है। अब हुआ क्या है कि ये आपका जो डिस्प्ले सेटिंग है ना, सेंटर मैंने कर लिया हुआ है, जो साइज़ है ना उसमें मीडियम सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं साइज़ पे जाके बोलता हूँ जी मुझे लार्ज या फुल साइज़ इमेज चाहिए। जो इमेज मुझे रिक्वायर्ड है। तो अगर मुझे फुल साइज़ चाहिए, तो मैं फुल साइज़ पे क्लिक करूँगा, एंड अपडेट पे क्लिक करूँगा, तो ये जो उसका एग्ज़ैक्ट साइज़ है ना फुल साइज़ इमेज, वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपने इस बात वैली के नीचे इमेज ऐड कर दिया। अब इस इमेज को देखना है ये कैसा शो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करें, और दोबारा से आपका ये रिफ्रेश होगा प्रीव्यू, और ये आपका फीचर्ड इमेज है, और उसके बाद जो सवात वैली का इमेज है वो भी आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये आपके पास सवात वैली का इमेज आ गया। इस इमेज का साइज़ ठीक है, बल्कि बड़ा है ज़्यादा, ये आपका 1000 बाय 600 तक काफ़ी होगा। तो सवात वैली ये आपके पास नज़र आ गया, ठीक है?
तो इस तरह से आप इमेजेस ऐड करते हो और इमेजेस का अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह जहाँ-जहाँ इमेज ऐड करना आप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इमेज जो है आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के लेफ्ट पे नज़र आए, राइट पे नज़र आए, तो वो भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप देखें ये इमेज है, इसको पिक करें और यहाँ से अलाइन जो है आप इसको लाइक लेफ्ट करते हो और इमेज का साइज़ आपको छोटा करना पड़ेगा। फिर आपने अपलोड ही छोटा इमेज करना है, अगर आपने अलाइन लेफ्ट या राइट शो करवाना है। अगर आपको रिक्वायर्ड साइज़ आपका 300 बाय 138 है, तो फिर किस वजह से आपने 1920 बाय 883 का इमेज अपलोड किया है? क्योंकि वो इमेज 400 प्लस केबीज़ में चला गया है। जो आपका 300 बाय 138 का इमेज ही होता और उसको आप अपलोड करते, तो वो इमेज आपका हार्डली 10, 15, 20 केबीज़ का होना था। तो इसलिए जितना रिक्वायर्ड साइज़ है, वही आपने अपलोड किया करना है। तो आपने पहले दे सोच लेना है कि आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट करना है, तो वैसे बड़ा इमेज ज़्यादा शो करवाना है, ताकि उसी साइज़ में उसको कन्वर्ट करके, रीसाइज़ करके आप अपलोड करो। तो अगर मुझे इतना शो करवाना है, तो फिर इतना ही इमेज अपलोड करना चाहिए था और मैंने यहाँ से सिर्फ अलाइन उसको लेफ्ट किया, तो ये लेफ्ट नज़र आ रहा है। अब ये कैसा नज़र आएगा आपको? आप प्रीव्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइन लेफ्ट में कैसे नज़र आएगा, अलाइन राइट में कैसे नज़र आएगा, उस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपनी पोस्ट को प्रॉपर डिज़ाइन कर सकें, ठीक है? तो ऐसा करने के बाद आपका जो इमेजेस ऑल टैग्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरह से बाकी सारे इमेजेस में डील करोगे। कैप्शन लगानी होगी तो कैप्शन भी ऐसी लगेगी, लाइक इस इमेज पे कैप्शन लगानी है तो क्लिक करें, एडिट करें और यहाँ पे कैप्शन में लाइक टेस्ट कैप्शन, ये मैं टेस्ट लिख के अपडेट करता हूँ, तो आपकी इमेज के नीचे ये टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने किसी का इमेज लिया है और उसको सोर्स देना है, मीन्स कि आप बताना चाहते हो कि इमेज कहाँ से लिया गया है, तो आप वो भी बता सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मुझे बताना है इस इमेज का और मैं इसको इमेज को फुल साइज़ में ले आता हूँ। मुझे फुल साइज़ इमेज ये चाहिए और मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये इमेज मैंने कहाँ से पिक किया है। तो ये जो इमेज है मेरा, वो मैंने लिया है अनस्प्लैश से। और व्यूअर वेबसाइट है, कोई भी है, बस आपको मैं सोर्स लगाना बता रहा हूँ। आप बताना चाहते हैं कि इमेज वो कहाँ से लिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस इमेज के नीचे कैप्शन में ही यहाँ पे लिखो सोर्स अनस्प्लैश, ये लिखें, अपडेट। तो आपने बता दिया जी इसका सोर्स है अनस्प्लैश। अब ये काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अनस्प्लैश पे लोग क्लिक करके उसके साइड पे भी जा सकें, ताकि अगर मैंने किसी का इमेज यूज़ किया भी है, कल को वो भी देख लेता है, तो मैंने उसको लिंक दिया हुआ है, तो मुझे वो कुछ नहीं कह सकता कि आपने इमेज क्यों यूज़ किया है। तो आप क्या करें, यहाँ पे कॉपी करें। वैसे तो उन्होंने बोला हुआ है कि फैसल अरशद जिसने ये अपलोड किया है, आप उसको शाउट आउट कर सकते हो, ये उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है। बट मैं कह रहा हूँ कि किसी वेबसाइट से पिक किया और मैं उसको लिंक दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ लिंक लगाना बता रहा हूँ। आप इसको दो फैसल अरशद को या स्प्लैश पे दो, जैसे भी जिसको भी देना है, लगाने का मेथड बता रहा हूँ। तो कॉपी करता हूँ मैं लिंक जहाँ से इमेज लिया है वो, और ये अनस्प्लैश जो है ना, इसको करूँगा मैं पूरे को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लिंक का, आप इस पे करेंगे क्लिक। ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे अपना लिंक पेस्ट, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस वर्ड को क्लिक करने के बाद जो लिंक ओपन हो, और यहाँ पे ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल इस पे कर देंगे अप्लाई, ये आपका लिंक लग गया है। अब अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, तो आपने एक लिंक लगा दिया, अब आपके पास ये जो लेटेस्ट आपका प्रीव्यू है वो नज़र आएगा, और उसमें जिस तरह से मैंने लिंक लगाया है वो लिंक भी लगा हुआ नज़र आएगा, और उसे क्लिक करने पे अनस्प्लैश साइट ओपन भी होगी। तो ये देखें, इसके नीचे सोर्स इज़ इक्वल सोर्स कॉलन, तो इसके नीचे देखें सोर्स कॉलन अनस्प्लैश आ रहा है, अनस्प्लैश पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्ट्रेट अवे अनस्प्लैश वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। देखें, ये आपको अनस्प्लैश पे लेके जा रहा है, जहाँ से वो पिक्चर आपने ली हुई है। तो ऐसे हम लोग सोर्स ऐड कर सकते हैं, अगर हमें सोर्सेज़ देने हो कि हमने ये इमेज लाइक किसकी कर्टेसी है, कहाँ से लिया है इमेज बताना हो, ताकि कल को अगर वो भी देखे तो कोई इश्यू ना हो। लाइक कुछ फोटोग्राफर्स की भी इमेजेस ऐड किए जा सकते हैं ना, लेकिन फिर उनकी प्रमोशन हो रही है तो फिर वो कुछ बोलेंगे नहीं, ये बात होती है। तो सोर्स ऐड करना हो तो इस तरह से सोर्स ऐड होता है आपका। तो ये आपका इमेजेस का मैंने टोटल ओवरऑल बता दिया, और इसके साथ मैंने एक और चीज़ डिस्कस करने का बोला था जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है, और वो थी इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स। आर्टिकल के अंदर ये क्या होते हैं? देखिए, इंटरनल लिंक ये होता है कि आपकी अपनी वेबसाइट से आप अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल को लिंक कर रहे होते हो। मैंने लिंक करना बता दिया आपको। ये देखें आप नीचे सोर्स के साथ जो अनस्प्लैश है, मैंने इस पे लिंक लगाया है। लिंक लगाना मैंने बता दी है। अब आपको इंटरनल एक्सटर्नल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये लिंक कौन-सा है। लिंक लगाते कैसे हैं वो तो आपने देख लिया कि वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ये जो इंसर्ट लिंक ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और बॉक्स में आपने लिंक दे देना है। तो अगर अपनी वेबसाइट, जैसे ये है SEOstopshop.com, इस साइट से इसी साइट के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको लिंक दे रहा हूँ। इस आर्टिकल से एक और आर्टिकल को लिंक दे रहा हूँ, एक और पेज को लिंक दे रहा हूँ,
वो इसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। तो वो है इंटरनल लिंक कि आपने इंटरनली ही अपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक किया है। और अगर मैं अपनी साइट से किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक दे रहा हूँ, तो वो होता है एक्सटर्नल लिंक, जो मैंने अनस्प्लैश के साथ किया। अनस्प्लैश मेरी वेबसाइट नहीं है, मैंने अपनी वेबसाइट से अनस्प्लैश को लिंक दिया है और उसका लिंक ऐड किया है। तो मैंने ये एक्सटर्नल लिंक ऐड किया है अपनी साइट पे, जिस पे क्लिक करने के बाद जो विज़िटर है वो किसी दूसरे की वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का डिफरेंस। अब हर आर्टिकल के अंदर कुछ इंटरनल लिंक्स भी होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? इंटरनल लिंक्स में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आर्टिकल है इसमें मैंने लिखा हुआ है 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, और इसमें स्वात वैली और बाकी सारी लोकेशंस डिस्कस हुई हुई हैं। अब जो स्वात वैली लिखा हुआ है, इसके अंदर देखिए मैंने इसको एक लिमिटेड सा एक्सप्लेन किया है ना। अब मेरे इसी साइट के ऊपर मेरे पास एक स्वात वैली के ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है 2000, 3000, 4000 वर्ड्स का। इसमें मैंने स्वात वैली को कंप्लीटली सिर्फ स्वात वैली को कवर किया हुआ है। ए टू जी उसके ऊपर स्वात वैली के रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। तो क्या होगा? मैं अपना यहाँ पे जहाँ पे स्वात वैली की बात हो रही है, सो मैं यहाँ पे जहाँ पे स्वात वैली की बात हो रही है, मैं स्वात वैली के अंदर ही यहाँ पे लास्ट में किसी भी जगह पे अपना वो लिंक एम्बेड करूँगा। मैं बोलूँगा कि इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट स्वात वैली, या इफ यू वांट टू गो टू स्वात वैली, यू शुड रीड दिस आर्टिकल, और उस आर्टिकल का टाइटल दे के मैं उसके ऊपर लिंक करूँगा। तो अगर किसी ने स्वात वैली में जानना है तो ये तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास पूरा आर्टिकल है, वो उसको उस पर जाके सारा आर्टिकल पढ़ सकता है। तो विजिटर जो है उसको एक तो वैल्यू मिलेगी कि मैंने उसको सारा डेटा प्रोवाइड किया है, उसको और ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दूसरा इसके साथ क्या होगा कि अगर वो विजिटर उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? मेरी वेबसाइट के ही तो किसी दूसरे आर्टिकल पे चला जाएगा, तो मेरे पास ही रहेगा वो। तो इस मेरे मल्टीपल आर्टिकल्स को वो रीड कर रहा है, तो मुझे उसका भी फ़ायदा है कि वो ज़्यादा देर मेरी वेबसाइट के ऊपर है, और मेरी वेबसाइट का जो मेन गोल है, कोई ऐड लगाए हुए हैं, पैसे कमा रहा हूँ, तो वो आपके ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, वो उसका आपको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो इंटरनल लिंक्स भी होते हैं ताकि यूज़र्स को हेल्प मिले, जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और आपने जिस तरह से ये अब ओशो फॉरेस्ट है, अगर इसकी बात हो रही थी, आपने ओशो फॉरेस्ट पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आपको चाहिए कि ओशो फॉरेस्ट पे यहाँ 1.5 लाइन है। आप यहाँ पे लिंक दो अपने उस आर्टिकल को भी, ताकि लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकें, आपको भी फ़ायदा हो और उसको भी फ़ायदा हो। उसको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और कि वहाँ जाना है तो क्या-क्या माइंड में रखना है, कैसे जाते हैं, कितनी हाइकिंग है, क्या कुछ है, क्या ट्रैवल गाइड है, उसके साथ क्या लेके जाना चाहिए, सब कुछ उसको रीड मिल जाएगी। और आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने वहाँ एड्स लगाए हुए हैं, तो आपको वहाँ से इनकम जनरेट होगी, जब वो वहाँ पे जाएगा। आपकी साइट पे विज़िटर ज़्यादा देर स्टे कर रहा है, ठीक है? तो ये इंटरनल लिंक्स हैं। एक्सटर्नल लिंक्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सोर्स दिया, किसी का इमेज यूज़ किया था, तो मैंने उसको लिंक दे दिया एक्सटर्नल। दूसरा, मेरे पास ओशो फॉरेस्ट के बारे में आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ। ओशो फॉरेस्ट पे बात हुई, 1.5 लाइन है सिर्फ़। या फिर यहाँ पे कलाम रिवर जो आ रहा है, अलोंग द कलाम रिवर। अब कलाम रिवर पे मेरे पास पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब कलाम रिवर पे मेरे पास आर्टिकल नहीं है, पर किसी और का आर्टिकल मैंने देखा है कलाम रिवर पे बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। तो मैं उसका आर्टिकल यहाँ लिंक कर दूँगा। अब देखिए वो किसी का आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट पे नहीं है, वो किसी और की वेबसाइट पे आर्टिकल है। तो मैं उसको यहाँ जब लिंक करूँगा, मैं क्यों लिंक कर रहा हूँ? ताकि मेरे विज़िटर को फ़ायदा हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों लिंक कर रहा हूँ? ताकि मेरे विज़िटर को फ़ायदा हो। तो मैं अपने विज़िटर को फ़ायदा देने के लिए वो लिंक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कलाम रिवर का। सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि आप जो है अपने विज़िटर को मैक्सिमम वैल्यू दे सको, मैक्सिमम उसको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि कहीं पे कोई वर्ड यूज़ हुआ होता है, वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कॉमन नहीं होता, तो विकिपीडिया का लिंक लगा दिया जाता है, ताकि अगर किसी ने जानना है कि ये वर्ड जो यूज़ हुआ है ये क्या है, तो वो क्लिक करे और विकिपीडिया पे जाके पढ़ ले, तो एक्सटर्नल लिंक होगा। तो अगर दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ कि आपने कलाम रिवर या ओशो फॉरेस्ट के नीचे कलाम रिवर की बात आ रही, कलाम रिवर के रिलेटेड आपके पास अपना आर्टिकल है, आप उसका लिंक दे दोगे, तो इंटरनल लिंक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट से आपकी दूसरे किसी पेज पे जा रहा है विज़िटर। और अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हो कि लोगों को रीड करवाने के लिए मैं कहीं और लिंक दे दूँ, तो आप अगर वेब से कहीं से भी कोई और उठाते हो वेबसाइट और उसका लिंक यहाँ लगा देते हो, उस आर्टिकल का लिंक यहाँ लगा देते हो, तो वो आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं है। इस वजह से वो एक्सटर्नल लिंक होगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ होते हैं हर आर्टिकल में, ताकि आप उसको बेस्ट से बेस्ट जो है ना क्राफ्ट कर सको और लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। सो अगर मेरे पास कलाम रिवर के रिलेटेड आर्टिकल होता और उस आर्टिकल का लिंक होता कुछ ऐसा, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, कलाम रिवर।
ये उसका लिंक होता। मेरे पास कोई आर्टिकल होता और उसका ये लिंक था कलाम रिवर। तो मैंने क्या करना था, उसको कॉपी करना था और यहाँ पे कलाम रिवर जो है इसको करना था सेलेक्ट, और ये जो इंसर्ट लिंक है इसको क्लिक करना था। यहाँ पे मैंने वो लिंक पेस्ट करना था और अप्लाई। तो ये मैंने लिंक लगा दिया। ये इंटरनल लिंक है कि मेरी ही वेबसाइट के ऊपर एक और आर्टिकल था कलाम रिवर के बारे में। मैंने मैंने उसको यहाँ पे एम्बेड कर दिया। ये इंटरनल लिंक है। और एक्सटर्नल लिंक क्या है? ये जो आपने सोर्स में किया अनस्प्लैश, कि आपके पास आर्टिकल नहीं था कलाम रिवर का, आपने गूगल पे जाके सर्च किया कलाम रिवर, मल्टीपल आर्टिकल्स आ गए, कोई भी एक उठाया और उसको लिंक कर दिया। तो वो था एक्सटर्नल लिंक। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आप लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने विजिटर को देना चाहते हो, तो आप इनको यूज़ कर रहे होते हो। हर आर्टिकल के अंदर यूज़ होते हैं। रिकमेंडेड भी हैं। ये नहीं कि सर आप सिर्फ अपनी बात ही की जा रहे हो, क्योंकि आप विजिटर को चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। इंटरनल लिंक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर हमने कवर किया हो चीज़ों को, हम उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि लोग जो हैं हमारी साइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें, हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर मूव करते रहें। और जितनी देर ज़्यादा विजिटर स्टे करता है, मीन्स अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको, आपका अल्टीमेटली रैंकिंग भी बेटर होगी, इनकम भी बेटर होगी, सब कुछ बेटर होगा। सो ये इंटरनल लिंक लगाया मैंने कलाम रिवर का, कि अपनी ही साइट के किसी दूसरे पेज को लिंक दे दिया। एक्सटर्नल जो है आपके पास अनस्प्लैश की एग्जांपल है। दोनों लगाने का मेथड सेम था, वो भी ऐसे ही लगाया, ये भी ऐसे ही लगाया। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक खत्म हो गए, ये यही बात थी, कॉन्सेप्ट खत्म है। लेकिन अब इंटरनल लिंक है, अब क्या हुआ, मैं ये इसको प्रीव्यू करता हूँ, ये आपके पास आर्टिकल आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कलाम रिवर जो है वो आपकी ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई इस आर्टिकल पे आता है और इस आर्टिकल पे आने के बाद वो जो कलाम रिवर का लिंक लगा हुआ है, वो उस पे जाके वहाँ पे कलाम रिवर पे कर देता है क्लिक। ये आपके पास है कलाम रिवर, इस पे करता है क्लिक। अब देखें सेम टैब के अंदर लोडिंग हुई और नया पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज नॉट फाउंड इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास तो अभी तक पेज है ही नहीं ना, मैंने तो सपोज़ किया हुआ है। बहरहाल जब कोई कलाम रिवर पे क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये तो एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने सपोज़ किया था कि मेरा पेज है, एक है कलाम रिवर का, असल में नहीं है। तो अगर है तो क्या होगा कि कलाम रिवर का पेज ओपन हो जाएगा, जो आपकी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज है, तो सेम टैब के अंदर ही लोड हुआ और नया पेज ओपन हो, कोई मसला नहीं। मेरी वेबसाइट है ना, विज़िटर छोड़ के तो नहीं गया मेरी वेबसाइट, तो सेम टाइम में लोड हुआ है तो खैर है। लेकिन अगर एक्सटर्नल लिंक है, किसी और की वेबसाइट को जा रहा है, जैसे अनस्प्लैश मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, और अनस्प्लैश पे कोई क्लिक करता है और सेम टैब में ही लोडिंग होती है और वो अनस्प्लैश ओपन हो जाता है। तो क्या हुआ, मैंने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी। मैंने अपना विज़िटर किसी और को दे दिया, मेरी साइट छोड़ के जा चुका है। वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मीन अगर मैं अनस्प्लैश पे आता हूँ, ये इस पे क्लिक करता हूँ, सेम टैब में लोडिंग होती है, अनस्प्लैश की साइट ओपन हो जाती है। मेरी साइट कहाँ है? मेरी साइट तो गई। इंटरनल लिंक था तो मसला ही नहीं था, मेरे एक आर्टिकल को छोड़ा तो दूसरे मेरे ही आर्टिकल पे है, तो स्टिल मेरी वेबसाइट पे ही है पर्सन। बट एक्सटर्नल लिंक था तो क्या हुआ, मेरी वेबसाइट गई, ये अनस्प्लैश किसी और की वेबसाइट ओपन हो गई। तो मैंने अपना विज़िटर गिफ्ट कर दिया, उठा के किसी और को दे दिया। अब दोबारा वापस वो आएगा नहीं आएगा, कौन कितने लोग हैं जो बैक करके वापस मेरी साइट पे वापस आएँगे? तो मैंने ये काम गलत किया है। तो जब एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो सेम टैब में लोडिंग है ना, इसको हम लोग जो है ना ख़त्म करते हैं, हम लोग उसको न्यू टैब में ओपन करवाते हैं। हम इसको स्टॉप करते हैं कि सेम टैब में जो लोडिंग हो रही है ना, ये ना हो। एक टैब में मेरी साइट ओपन रहे, एक और नया टैब ओपन हो जाए, वहाँ पे दूसरे पर्सन की साइट ओपन हो जाए, जो एक्सटर्नल लिंक वाली है। तो ऐसा हो कुछ, कि यहाँ पे जैसे ही कुछ सिंपल क्लिक करे, मैं तो न्यू टैब क्लिक करके बोल रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा हो कि जैसे ही हम स्प्लैश पे को क्लिक करें, तो न्यू टैब एक ओपन हो, वहाँ पे अनस्प्लैश ओपन हो, लेकिन पुराने टैब के अंदर मेरी साइट भी ओपन रहे, ताकि विज़िटर मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये एक्सटर्नल लिंक के केस में एक ये एडिशनल काम आपने करना होता है कि आप लोग ये मेक श्योर करते हो कि जब कोई पर्सन लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो लिंक न्यू टैब में ओपन होगा, सेम टाइम में ओपन नहीं होगा, क्योंकि सेम टाइम में ओपन हो गया, तो विज़िटर आपको छोड़ के चला जाएगा, आपकी साइट को लीव कर जाएगा, जो बहुत बुरा है आपके लिए। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को करते हैं? मैं वापस आर्टिकल पे आता हूँ। अनस्प्लैश पे मैं आया, मैं अनस्प्लैश पे ये लिंक ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है? मैं दोबारा से लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। और लिंक ख़त्म मैंने कैसे किया है? आप इस लिंक पे क्लिक करें और ये आपके पास देखें जो लिंक लगा हुआ आ रहा है, ये पेंसिल आइकन आ रहा है, साथ ये रिमूव लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। एडिट भी कर सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल इनिशियल ज़ीरो से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो ये लिंक है जो मैंने लगाना था, मैंने इसको कॉपी किया और मैं वापस आया और ये अनस्प्लैश पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, ये इंसर्ट लिंक है, क्लिक किया, यहाँ पेस्ट किया, अप्लाई कर दूँगा तो सेम मेथड है, इंटरनल लिंक का भी वही था, एक्सटर्नल का भी वही था, पर न्यू टैब में ओपन करवाना है मुझे एक्सटर्नल लिंक।
ताकि मेरी वेबसाइट लीव ना हो, मेरे इस सेम टैब में ओपन रहे और न्यू टैब में एक्सटर्नल लिंक वाले की ओपन हो। तो आपने क्या करना है, ये अप्लाई करने की बजाय एक्सटर्नल का फ़र्क बता रहा हूँ सिर्फ़, इंटरनल में सिर्फ़ अप्लाई कर देना था। आपकी अपनी साइट का लिंक होता है ये, तो आपने सिर्फ़ अप्लाई करना था। लेकिन एक्सटर्नल है, कोई और वेबसाइट है, तो आप ये 7 जो लिंक ऑप्शंस आ रहे हैं, ये जो गियर साइन बना हुआ आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास लिंक, टेक्स्ट और साथ ये आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है जिसके आगे लिखा हुआ है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। आपने इस बॉक्स को चेक करना है कि ये लिंक जब क्लिक किया जाएगा तो न्यू टैब में ओपन होगा, सेम टैब में ओपन नहीं होगा। ये मैं चाहता हूँ क्योंकि ये लिंक एक्सटर्नल है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक नहीं है। तो अब मैं अपडेट करूँगा, अब ये लिंक लग चुका है, लिंक सामने वैसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, वो जो प्रीव्यू है वो रिफ्रेश होता है, तो अब मैं जब अनस्प्लैश पे सिंपल क्लिक करूँगा, राइट क्लिक नहीं, अब सिंपल क्लिक करूँगा, मतलब वो राइट क्लिक करके और उसको मैं ओपन करूँ न्यू टैब में, वैसा नहीं। मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। ये देखें, यहाँ स्प्लैश आ गया, इस पे अब सिंपल मैं क्लिक करने लगा हूँ, तो क्या हुआ कि ऑटोमैटिकली न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ है। पुराने टैब में जो पहले वाला टैब है उसमें मेरी साइट ओपन है, तो मैंने विज़िटर जो है उसको अभी तक खोया नहीं है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है कि जाओ आप चले जाओ, मेरी खैर है। मेरी साइट अभी तक ओपन है साथ, वो उस साइट पे जाएगा, उसको देखेगा, उसके बाद वापस आ सकता है किसी टाइम भी। मेरी साइट इसके पास टैब में ओपन है। तो एक्सटर्नल लिंक में आप ओपन लिंक इन अ न्यू टैब का जो ऑप्शन है उसको आप एनेबल करते हो। ये करने के बाद दैट इज़ इट, आप पब्लिश कर दोगे, इमेज भी ऐड हो गया, लिंक्स भी ऐड हो गए, परमालिंक भी कर लिया, यूआरएल भी कर लिया, इमेजेस ऑल टैग्स भी कर लिए, सब कुछ यहाँ पे हम कर चुके हुए हैं। सो दैट इज़ इट अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स और इमेजेस ऑल टैग्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और जाते-जाते सिर्फ इसकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि ये कैटेगरी हमने कोई सिलेक्ट नहीं की थी। आपने अगर पोस्ट सेक्शन में कैटेगरीज़ बनाई होंगी तो वो सारी जिस तरह ये डिस्प्ले हो रही हैं, ऐसे डिस्प्ले हो रही होती हैं और डायरेक्टली यहाँ से बन सकती है। और जब बना लेते हैं तो फिर हमने सिर्फ सेलेक्ट करना होता है कि ये आर्टिकल किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये लाइफ़स्टाइल के रिलेटेड है, ट्रैवल मेरे पास नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। तो मैं लाइफ़स्टाइल क्लिक करके इसको अपडेट कर दूँगा। ये आर्टिकल लाइफ़स्टाइल के अंदर आपका पब्लिश हो गया है। तो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कैटेगरीज़ होती हैं। सो इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स एंड इमेजेस ऑल टैग्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much. See you in the next video.